इंडिजिनस पीपुल्स ऑफ द डे 9 अगस्त की आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। सभी को सेवा जोहार पहुंचे। आप सभी से चाहेंगे शांति के साथ 2 मिनट 5 मिनट सुनेंगे। हम सब लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, सवाल ये है। और आज के कार्यक्रम पर इस देश के लोग, पूरे देश के अंदर क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये सवाल हमारे जहन और आपके जहन पर है। साथियों, आज आपके बीच में जो अतिथि विद्वान, धर्माचार्य भूमिका और हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग अपने घर से निकल के, अपने गांव से निकल के, अपने खेत और खलिहानों से निकल के समाज के साथ खड़ा हुआ है, यह हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आज बच्चा, बेटी, बहू और नौजवान साथी समाज की बात करने के लिए आया हुआ है। इस बात की मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूं और आप सबके बीच में आप सबका स्वागत भी करता हूं। आप तमाम अतिथियों का मैं स्वागत करूंगा। बिना वक्त जाए हुए करते आपको ये सोचना होगा कि आज के दिन 9 अगस्त में ठीक क्यों हम इस बात को करने आए हैं, इसके पीछे क्या वजह है। जब हम इस बात को समझते हैं और जानते हैं तो हम कौन है, इस बात को हम देखें पहले कि हम लोग कौन हैं और क्यों हम यहाँ आए हैं। तो ये पता चलता है कि हम इस देश के इंडिजिनस पीपल्स लोग हैं। इंडिजिनस पीपल्स का मतलब होता है मूल लोग, देश के असल मालिक, देश जिनके हाथों से संचालित होता है। इस देश की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो व्यवस्था आप लोगों के साथ चलती है, आप लोगों की वजह से चलती है। ये बात समझ में आती है। दूसरी बात कि आप लोग कैसे शासित होते हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हमने ये देखा और हमारा समाज रूढ़ी और प्रथा से शासित होता है। रूढ़ी और प्रथा क्या है? रूढ़ी और प्रथा हमारे समाज की आधार स्तंभ व्यवस्था है। यानी कि जो कबीला कौम है, जो कबीला समाज है, वो समाज जो संचालित होता है रूढ़ी और प्रथा से। और उस रूढ़ी प्रथा को संविधान आने के पहले से समाज ने मान्यता दे दिया है। मैं इस देश के जो शेड्यूल ट्राइब है, इस देश की जो प्रिमिटिव ट्राइब है, जो टेरिटोरियल पोजीशन रखते हैं, जिनका इलाके में शासन, स्वशासन और एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये बात भारत के संविधान के भीतर भी आई, भारत के संविधान के पहले भी थी। और इस देश में संविधान नहीं था, इस देश में संविधान नहीं था, उसके पहले भी हमारे समाज को रूढ़ी और प्रथा से शासित किया गया। हम लोग रूढ़ी और प्रथा से शासित होने वाले लोग हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। रूढ़ी और प्रथा क्या है? रूढ़ी और प्रथा एक ऐसी विधि है जो समाज को व्यवस्थित ढंग से, स्वायत्तता ढंग से अपने मूल अधिकारों को संरक्षित करती है, उसके व्यवहारों को सुरक्षित करती है, उसके जीने के तरीकों को सुरक्षित करती है। कैसे अलग कर सकते हैं इनके अधिकारों से? गैर आदिवासी पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको आदिवासी से हटाया जाए। गैर ब्राह्मणवादी लोग, ब्राह्मणवाद के लोग ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस समाज को उसके अधिकारों से वंचित किया जाए। आखिर ये समस्या कैसे पैदा हुई? ये समस्या कहां से आ रही है? इस समस्या का संकट कैसे हमारे सामने आया? तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे समाज के लोग भी गैर आदिवासियों की भाषा बोल रहे हैं। अब ये गैर आदिवासियों की भाषा कैसे है?
गैर आदिवासियों का भाषा का इस्तेमाल जब से करने लगे, तब से हमारे समाज में विध्वंसकारी ताकतें अंदर हुई। गैर आदिवासी ये चाहता है कि इस समाज को जब तक अलग अलग नहीं किया जाए, टुकड़ों में ना बांटा जाए, तब तक हम इस समाज से जीत नहीं सकते। ये गैर आदिवासियों ने प्लान किया। ये बात आपको बहुत बारीकी से समझ लेनी चाहिए कि आखिर इस देश में हमसे समस्या क्यों है, इस देश की सरकारों को हमसे समस्या क्यों है। आज आपको मालूम है 2 साल तक मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने कोरोना के नाम पे छुट्टियां रखी। जहां भविष्य बनता इस देश का स्कूल, विद्यालय और कॉलेज, उस कॉलेज को बंद रखा गया। और उस देश का मालिक जब एक दिन की छुट्टी की बात करता है तो विधानसभा शस्त्र मध्य प्रदेश में होता है। ये भेदभाव आपके साथ हो रहा है। सरकार की हालत खराब हो गई है। आज की डेट में विधानसभा में हंगामा चल रहा है। दूसरी तरफ नजर डालते हैं साथियों, सरकारें हमको इस बात पर अवगत कराती आई हैं लगातार। इस देश की सरकारें हमको ये कहती हैं कि हमने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट आदिवासियों का किया, आपका किया। मेरा सवाल है सरकार से, आपका सवाल होना चाहिए सरकार से, अगर आपने 70 साल से 75वीं वर्षगांठ हम मना चुके इस देश की आजादी के, 1950 के पहले 1950 के पहले इस देश को मालिक को कोई समस्या नहीं थी। मैं अवगत करा देना चाहता हूं आप सबको। इस देश के लोग गांवों में बंटे नहीं थे, इस देश के लोग टूटे नहीं थे, आदिवासी समाज अलग अलग नहीं रहता था। 1950 के बाद में हमारे समाज को हमसे अलग करने का प्रयास बहुत तेजी से आया। ये क्यों आया, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पे आया, अंग्रेज के शासन जब इस देश में आया, तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, आपने जाना और परखा होगा कि इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश में एक अधिकार किया, पूंजी पे अधिकार किया, जमीन पे अधिकार किया, इस देश की सत्ता पे अधिकार किया। तो इस देश के ब्रह्मवादियों को लगा, इस देश के जो बेमनस रखने वाले बेईमान लोगों को लगा, जब 1931 में भारत शासन अधिनियम नाम का एक कानून बना, आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1935 में भारत शासन अधिनियम नाम का कानून बना, अंग्रेजों ने बनाया। और उस कानून में अंग्रेजों ने ये लाया कि आदिवासियों के इलाकों में हम किसी भी तरीके से दखल नहीं देंगे, ये कानून में लेके आया। और जब उस कानून में लाया, 91-92 खंड है वो, उस कानून के बाद में इस देश के गैर आदिवासी जो दूसरे लोग हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनको लगा कि यार अंग्रेजों ने भी आदिवासियों को अपने अधिकार दे दिए। तो उस कानून में क्या था, उस कानून में यह था कि जल पे संसाधनों पे अधिकार आपका होगा। कानून में यह आया कि जमीन का जो अधिकार है, आपके इलाके की जमीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। और जब गैर आदिवासी आपकी जमीन नहीं खरीद सकता, तो हमारा समाज रीति रिवाज, संस्कृति और सभ्यता से अलग नहीं हो सकता। यानी कि हमारी जो पहचान है, हमारी जो पहचान है हमारी जमीन से है, हमारी जो पहचान है जंगल से है, हमारी पहचान है जल से है, हमारी जो पहचान इस देश की मूल माटी से है, और उसके वारिस हम लोग हैं, यहाँ के मालिक हम लोग हैं। इस बात को भी उसमें डाला गया। जब ये बात डाला गया तो इस देश के बनियों को पता चला, ब्राह्मणों को पता चला, वैश्यों को पता चला, तो उनके दिल में खरोंट रेंग गए, चूहा उनके पेट में दौड़ने लगा, उनके बिल्ली उनको काटने लगी कि अब तो आदिवासियों के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात क्या हुआ, इन्होंने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि इनको, इनकी जमीन जब तक हम नहीं लूट सकते तब तक इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। और उसके बाद में 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, भारत का संविधान बना। तो भारत के संविधान के ऊपर का जो
पावर है वो भारत शासन अधिनियम के ऊपर 1935 जो कानून है उस कानून की कॉपी की गई और कॉपी करने के बाद में उस कानून में भी भारत के संविधान में भी ये लाया गया और उसमें लाया गया 5वीं अनुसूची, आपके लिए 6वीं अनुसूची लाई गई। और उस 5वीं और 6वीं अनुसूची जैसे ही भारत के संविधान में आई तो इनके अंदर फिर तकलीफ हुई। ये तकलीफ बढ़ी तो यार 1935 के संविधान के अंदर भी आदिवासियों को सुरक्षित कानून दिए गए, अब 1950 के अंदर भी 5वीं अनुसूची नाम का संरक्षण वाला कानून आपको दे दिया गया। यहाँ से उनको और ज्यादा तकलीफ हुई इस देश के बेईमान और गद्दार लोग। जब तक वो जैन नहीं बनेगा तब तक यहाँ का आदिवासी मालिक बना रहेगा, ये बात उनको समझ में आई। और इसलिए आप देखिए उनके मिशन चलते हैं, ईसाइयों के मिशन आदिवासी इलाके में चलते हैं कि उनको आदिवासियों को ईसाई बनाया जाए। हिंदुत्व के लोग आरएसएस जैसी विचारधारा आदिवासियों को हिंदू कहती है। मुस्लिम लोग हमको हमारे लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं धर्मों के परिवर्तन के नाम पर। तो जो जहर धर्म के नाम का जो जहर लाया गया, जब तक इनको आदिवासी के अधिकारों से हम वंचित करना चाहते हैं तो इनको धर्म में जोड़ना पड़ेगा। इन्होंने मिशन चलाना चालू किया और आज आप जानते हैं हमारे बीच में धर्माचार्य बैठे हैं, इनने इस बात को समझा कि जब तक हमारे समाज को मूल रास्ते से हम जब तक लाएंगे नहीं, और अगर हमारा समाज मूल रास्ते से भटक गया तो हमारा समाज नहीं बचेगा, समाज मिट जाएगा, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, बहन बेटियों की आपकी और इज्जत लुटेगी। हमने वापसी का आंदोलन चलाया। जो लोग दूसरे धर्म में चल गए थे, जो लोग दूसरे की भाषा बोलने लगे थे, आज हमारे गोंडवाना के आंदोलन ने जय सेवा का नारा लगा के समाज को एक करने का प्रयास किया। इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। तो यहाँ भी वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। उन्होंने प्रयास किया आपको अपनी जमीन से अलग करने का। 1935 के पहले मनु का संविधान चला, मनु स्मृति ने हमारे समाज को जमीन से अलग करने का प्रयास किया। हमारा समाज संस्कृति, रीति रिवाज, सभ्यता और परंपरा से इतना अटूट प्रेम करता है कि आज हमारी बेटी से पूछ लीजिए तो वो भी अपने समाज के बारे में बताइए। आप बच्चा से पूछेंगे तो वो गर्व से कहेगा कि मैं गौंड हूँ और मेरा धर्म गौंडी है और मेरा इतिहास गोंडवाना है, वो किसी से नहीं डरता। इतना प्रेम हमारे समाज के बेटा बेटी, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्गों ने प्रेम करके रखा हमारी संस्कृति से। तो दुश्मन यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ, दुश्मन यहाँ भी फैल हो गया। 1935 में फैल हो गया, 1950 के संविधान में फैल हो गया। दूसरा प्रयास इन्होंने किया कि आदिवासी क्षेत्रों में इनको अलग करने का इन्होंने तीसरा प्लान लेके आए। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। और वो तीसरा प्लान क्या लेके आया? इन्होंने ये लाया 1992-1994 में पेशा एक्ट, जिसे पंचायत अधिनियम कहते हैं, कि आदिवासी क्षेत्रों में चुनाव कराइए, उनको लड़ाइए आपसी में, और उनको दारू बांट के, मुर्गा बांट के, उनको विचारधारा से अलग करके कुछ लोगों को सरपंच बना के, कुछ लोगों को जनपद बना के, कुछ लोगों को विधायक बना दो, आरक्षण दे दो। इस तरीके का एक तीसरा प्रयास इन्होंने किया और इससे हमारे को बहुत नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन साथियों, दुश्मन को हमने यहां भी कामयाब नहीं होने दिया। दादा हीरा सिंह मरकाम मोतीराव के कंगाली के आंदोलन में फिर समाज को खड़ा एक जगह पे लाके कर दिया। समाज के दादा ने कहा कि हमें किसी के मंच पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के जयकार करने की जरूरत नहीं है। आपका डंडा होगा, आपका झंडा होगा, आपका गायन होगा, आपकी वंदना होगी। आपके पास धर्माचार नहीं, धर्माचार आपके पास बोलने वाले नहीं, बोलने वाले आपके सामने खड़े हैं। कानून के ज्ञाता नहीं थे, आज कानून की बात करने वाले हैं। सरकार को यह भी तकलीफ हुई, सरकार को यहां भी तकलीफ हुई, और तकलीफ इतनी हुई कि इस देश के प्रधानमंत्री को झक मार के गोंडी भाषा में भाषण देना पड़ा मंडला में। इतनी तकलीफ हुई मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को छिंदवाड़ा के हर रही के गोंडवाना के कार्यक्रम में आके नाचना पड़ा, औरतों के साथ नाचना पड़ा उसको। गोंडवाना के लोगों ने झुका दिया और आज इतनी तकलीफ हो गई उनको कि
छुट्टी दे या ना दे उनके दिमाग में समझ में भी नहीं आया। ये दुश्मन के ऊपर हमने इतना चोट किया, लेकिन अब क्या करना, बचोगे कैसे? आज भी हमें बचने का रास्ता, हमारे सम्मान का रास्ता, हमारे स्वाभिमान के रास्ते को चुनना होगा। आज मैं केवल अपील करने आया हूं, समाज हमारा रूढ़ी प्रथा परंपराओं रीति रिवाज, उसके रिवाज, उसकी संस्कृति से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और आज से आप शपथ ले लें कि हमने मनु के संविधान को हराया, हमने अंग्रेजों के संविधान से इनको दुश्मनों को हरा दिया, भारत के संविधान ने भी दुश्मनों को दुश्मन हमसे हार गया। आज गोंडवाना का सतत आंदोलन निरंतर चल रहा है। अब गोंडवाना विजय गोंडवाना बनने के रास्ते पे है। इस रास्ते को आपको चुनने के लिए मैं अपील करता हूं। अब दूसरे के घर में घंटा बजाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आज भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। इस गोंडवाना आंदोलन ने कितना ताकत दिया, हमको हिम्मत दी, हौसला दिया। इस मंच में आजू बाजू पिछवाड़े में आगे सामने आरएसएस के लोग खड़े होंगे, मिशन ईसाई मिशनरी के लोग खड़े होंगे। आप बता दीजिए मोहन भागवत को, आरएसएस के संचालक को, उसको इतना मजबूर होना पड़ा कि पिछले 2018 में आगरा में उसको ये बोलना पड़ा कि आदिवासी हमारे पूर्वज थे। ये उसको बोलना पड़ा, आरएसएस के मालिक को बोलना पड़ा। यानी कि आपका आंदोलन आगे बढ़ रहा है, आप अपने अधिकारों के लिए बोल रहे हैं, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मैं केवल अपील कर सकता हूं समाज के लोगों से, आज हमारे पास सब कुछ है साथियों। हमने बीच में गलती की, छोटी छोटी, समाज के नौजवान साथियों ने गलती की होगी, हमने गलती की है, हमसे हो गई, लेकिन आज से हम एक होके कैसे आगे बढ़े, इसका रास्ता यहां से अख्तियार हो रहा है। और मैं धनौरा की पब्लिक को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने आज के दिन को केवल नाच गाने तक सीमित नहीं रखा, आपने विचारों पे बात की, आपने 9 अगस्त क्या है इस पे बात की। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब हमारा आंदोलन 1930 से गोंडवाना महासभा नाम से चला, तो इस आंदोलन के लोगों ने जानकारी पहुंचाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ को, जो 192 देशों का संघ है। 192 देशों का संघ है, वहां पे बात रखी। इस देश की सरकार इस देश के मालिक के साथ भेदभाव कर रही है। हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने, समाज के बुद्धिजीवियों ने यह बात पहुंचाई कि इस देश की सरकार हमारे नाम का जो बजट होता है, सड़क में, स्कूल में, बिजली में, पानी के नाम से जो हमारे लिए लेती है, ये हमारे लोगों तक, हमारे गांव तक नहीं पहुंचाती। हमारे बुद्धिजीवियों ने ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंचाया, तो यूएनओ ने ये विचार किया। 1994 में जेनेवा में एक मीटिंग होती है, 192 देश के लोग होते हैं। उस 192 देश जेनेवा में ये चर्चा हुई और ये प्रस्ताव पास हो गया कि देश के अंदर, भारत में आदिवासियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, आपके साथ अन्याय और अपराध किया जा रहा है, आपके पैसे का बनता ढार किया जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपके लिए 9 अगस्त की सूचना पूरे देश की सरकारों को दिया और कहा कि जो इस देश के मालिक हैं, उनकी हो रही समस्याएं और उनके समाधान क्या हो सकते हैं, इस पे प्रस्ताव भेजिए। ये बात इस देश के हमारे समाज के बुद्धिजीवियों ने भेजा, लेकिन यहाँ पे बहुत गड़बड़ हुआ। इस प्रस्ताव में बहुत गड़बड़ हुआ। 1994 में 9 सितंबर को यह बैठक हुई थी। उस दिन तय हुआ था कि 9 अगस्त को आदिवासियों के विषय में, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, संरक्षण, सुरक्षा, जमीन, जंगल और जल के साधन संसाधनों पे उनका कितना अधिकार है, इसके लिए हम प्रत्येक वर्ष, साल में एक बार, एक दिन उनकी समीक्षा करेंगे। ये दिन 9 अगस्त इसलिए तय हुआ। और इस देश के अंदर एक ही देश नहीं, बल्कि आज जैसा समीक्षा, हमारे समाज के जो ट्राइबल के लोग हैं, जो मूल इंडिजिनस लोग हैं, जो देशज लोग हैं, जो मालिक लोग हैं, 192 देशों में खुशियां मना रहे हैं। 192 देशों में आज संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रस्ताव भेज रहे हैं। इस देश की सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, आपके लिए खुशी का विषय साथियों।
बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि ताली बजा के हम घर में जाके भूल ना जाएं। अपने बेटी को, अपने बेटे को, अपने बहू को, अपने बच्चों को बताइए, समाज के साथ रहोगे तो समाज साथ देगा। समाज के साथ रहोगे तो समाज के लोग हमारे लिए लड़ेंगे। समाज के साथ रहोगे तो आपकी पहचान बचेगी। आप सोचिए कितने प्रयास हमारे लिए मिटाने के किए गए। हमारा इतिहास मिटाने का प्रयास किया, गढ़ किले और रियासतों को ध्वस्त किया, अंग्रेजों ने भी किया, मनुस्मृति ने भी किया इन्होंने, और वहां पे हमारे धार्मिक स्थलों को, परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास किया। उससे भी आप हम सब बच गए हैं। हम सब अपनी सुरक्षा संरक्षा करेंगे। हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है और सरकार के सामने गड़गड़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपको बस अंतिम बात और अंतिम पंक्ति में यह कहते हुए आ रहा हूं कि अगर आपको सरकार से समस्या है, अगर आपको सरकार से समस्या है, सरकार आपके सामने समस्या पैदा कर रही है, आपको लगता है कि हमारे अनुकूल नहीं है, तो गांव के लोगों, दादा मरकाम का जो आंदोलन था, आप अपने विकास के लिए, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपनी शिक्षा और दीक्षा के लिए आप अपनी सरकार बना लीजिए। किसी सरकार के सामने गड़गड़ाने की जरूरत नहीं है। इस बात को ध्यान में आपको रखना चाहिए। हमने 1750 साल राज किया और सोने के सिक्के चलाए। इतना मजबूत और प्रबल समाज, इस देश के लोग हमको उपेक्षित कर रहे हैं। सरकारें हमारे साथ भेदभाव कर रही हैं। हमको रोजगार गारंटी का नाम दिया गया, मजदूर नाम दिया गया, निर्धन नाम दिया गया, कुपोषित नाम दिया गया। आज हम इस देश की सरकार पे सुरक्षित नहीं है, इस राज्य की सरकार पे हम लोग सुरक्षित नहीं है। मैं इसलिए एक अपील करना चाहता हूं कि आप अपनी सरकार बना लीजिए। आपको किसी के सामने गड़गड़ाने और हाथ जोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और इसलिए 9 अगस्त की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था कि आप एक रहें, एक रिवाज, एक आवाज, एकता के साथ आप चलें। इसका परिचय हमें पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर देते रहना है। क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है, प्राकृतिक संरक्षण, धार्मिक गुलामी को अलग करना, मानसिक गुलामी को अलग करना, आर्थिक गुलामी को हमें अलग करना, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और जब तक इन 4 तरीके की गुलामी से हम बाहर नहीं आएंगे, हम सशक्त और मजबूत नहीं होंगे। आपसे उम्मीद और विश्वास करते हुए यह बात मैं कह रहा हूं कि आपको अपना अधिकार बचाने के लिए, आपको अपनी जमीन बचाने के लिए, दादा मरकाम कहते थे कि जमीन है तो आपका जमीर है, जमीन है तो आपका जमीर है। और इस देश के जो पूंजीपति, सूदखोर सरकार केवल और केवल आपकी जमीन को हथियाने का काम करने का जो प्रयास कर रही है। आपको मालूम होगा 2018 में बहुत खतरनाक बिल लेकर इन्होंने आया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भूमि अधिग्रहण कानून, कि बिना पूछे आपकी जमीन ले दी जाएगी। और आप ये बात जानते भी हैं, जितने भी तालाब बने, जितने भी बांध बने, जितने भी सड़कें बनी, रेल की पटरी बनी, भोपाल का सदन बना, जितने भी सरकारी कोर्ट कचहरी और कार्यालय बने, तो सारी की सारी जमीन आपकी है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, किसी के सामने डरने की जरूरत नहीं है। कानून और प्रशासन बाद में है। हम अपने अधिकारों के लिए अपना निछावर देने के लिए तैयार हैं। अंत में यही कहूंगा कि समाज के बेटा बेटी, समाज के लोगों, अपने दादा मरकाम ने हमें कहा कि गोंडवाना के लोगों जियो और हजारों लाखों लोगों को जीवन दीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, लीडर आपके साथ खड़े हैं, आपका पसीना टपकता है, हम समाज के लिए खून बहाने को तैयार हैं। बस आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। और इसी तरह एकता का परिचय देते हुए पूरे समाज को आंदोलनरत रखिए। एकता के भाव में समाज को सद्भावना, भाईचारा और प्रेम का भाव बनाए रखें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में आप सबसे विदा लेते हुए रावण साहब उइके का सेवा जवाब, धन्यवाद, शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका संदेश रहा आदिवासी क्षेत्र में सिर्फ आदिवासियों का शासन, प्रशासन, नियंत्रण आदिवासियों के हाथ में होगा। ये आपको अधिकार भारतीय संविधान में है। अब मैं आमंत्रित करूंगा आपके समक्ष डांस ग्रुप बेगरवानी।